देश में 28 मई को 14 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम बीजेपी के लिए एक बुरी खबर बनकर आए हैं। लोकसभा की 4 और विधानसभा की 11 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिनमें से 13 सीटों पर बीजेपी को शिकस्त मिली। महाराष्ट्र के पालघर सीट पर केवल बीजेपी ने विजय हासिल की है। उत्तर प्रदेश की 2 सीटें कैराना और नूरपुर, जो कि बहुचर्चित भी रही, वहां भी बीजेपी को हार मिली है। इससे पहले मार्च में गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा सीटों पर भी भाजपा सपा से हार गई थी। 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में भाजपा की इस साल तीसरी हार है। उपचुनाव होते हैं तो स्थानीय मुद्दों पर आधारित होते हैं और एक चुनाव के जीत से किसी को बहुत इतराने की जरूरत नहीं है। इन चुनावों में विपक्ष का वो रूप सामने आ गया है जो कि 2019 में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ सकता है। कई सीटों पर विपक्ष के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। यूपी में अखिलेश ने झटका दिया। बिहार में आरजेडी ने इन चुनावों में जीत से उत्साहित विपक्ष ने बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकारों पर हमला बोल दिया है। जहर फैलाने वालों की हार हुई है, तलवार बांटने वालों की हार हुई है और हम लोगों ने जो मोहब्बत और अमन चैन की जो बात की, आज पूरा जोगीहाट, पूरा बिहार हम लोगों को समर्थन देने का काम किया, भारी मतों से हम लोगों को जिताने का काम किया है। 2019 के आम चुनाव को लेकर कांग्रेस और अन्य दल एक संयुक्त विपक्ष का खाका पेश कर चुके हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमारस्वामी के शपथ ग्रहण समारोह में भी इसकी एक झलक देखने को मिली है। अब उपचुनाव में बीजेपी की हार से यह तो तय हो गया है कि 2014 में चली मोदी लहर अब उतनी प्रभावित नहीं रही है, जो 2018 में 3 राज्यों में होने वाले चुनाव और 2019 को लेकर बीजेपी को अब नई रणनीति बनाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे उस चुनाव के उपचुनाव के परिणाम की जिसमें सबकी निगाहें टिकी थी। 4 लोकसभा और 10 विधानसभा का चुनाव परिणाम क्या होगा। चुनाव परिणाम में बीजेपी को झटका लगा है, लेकिन राहत की बात यह है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र के पालनगढ़ और नागालैंड सीट बचा ली है। नागालैंड में गठबंधन के साथ थी एनडीपीपी में, और लेकिन विधानसभा की जो सीटें थी, सबसे बड़ा जो झटके की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगा है। हालांकि उत्तराखंड में राहत की बात यह है कि बीजेपी ने एक विधानसभा सीट जिस पर चुनाव था वो बचा लिया। चलिए इस मुद्दे को लेकर के चर्चा करेंगे। क्या नरेंद्र मोदी साहब की जो एक हवा थी, प्रतिपक्ष के लिए एक सुनामी थी, क्या वो खत्म हो रही है, या जिस तरह से केसी त्यागी ने कहा है कि पेट्रोल डीजल के दामों ने मरवाया है। कुछ ऐसी बातें निकल करके आ रहे हैं। जब कर्नाटक में प्रतिपक्ष के नेता एक मंच पे पहुंचे थे तो एक 2019 की विपक्ष एकता की तस्वीर सामने आ रही थी। क्या वो प्रभावी हो रहा है? कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा साहब हमारे साथ हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता और राजस्थान विधानसभा के उप मुख्य सचेतक मदन राठौड़ साहब हमारे साथ हैं, रामनाथ मीना साहब कांग्रेस के सीनियर लीडर हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। महेश जी, चुनाव परिणाम को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि 37 उपचुनाव 2014 से अब तक हो चुके हैं, जिसमें 31 में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। देखिए, जहां तक ये उपचुनाव का सवाल है तो ये मान के चलिएगा कि मोदी लहर को कम करने की दृष्टि से आंका जा सकता है इसको। अभी
कि कर्नाटक के जो चुनाव हुए उसके परिणामों को और जिस तरह से वहां गठबंधन की सरकार बनी उनको ध्यान में रखते हुए, और दूसरा इससे पहले का जो उपचुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में ही हुआ था, फूलपुर और आपकी गोरखपुर वाली सीटों पर, तो उसमें विपक्षी एकता कि एक गठबंधन से चुनाव लड़ा गया था। इनके परिणाम भाजपा के विपरीत रहे, जबकि पूर्व के जो चुनाव थे जिसमें सभी दल अलग अलग अपनी अपनी डपली अपना राग से जो मैदान में उतरे थे, तो उसका नतीजा ये निकला कि चुनाव हारे। तो ये मान के चलिएगा कि जो वोटों का बंटवारा हो रहा था वो एक तरह से संकुच में बीजेपी वर्सेस अदर्स हो गया। तो वो कहीं ना कहीं जो परसेंटेज से जो है वो एक तो चुनाव में ये मात मिली। दूसरा एक ये है कि जैसे पेट्रोल और डीजल की जैसे तेजी के साथ जो बढ़ते जा रहे हैं दाम, तो एक ये भी एक बड़ा कारण है कि व्यक्ति महंगाई से भी पीड़ित है। पेट्रोल और डीजल के दाम निश्चित रूप से हमारी उपभोक्ता वस्तुओं पर उसका असर पड़ता है, तो एक ये भी है कि उससे भी नाराजगी हो सकती है। तीसरा जो है जो आपका जो एक कारण जो है कि जो बना है कि कहीं न कहीं जनता जो ये उपचुनाव में ये देखती है कि पूरी तरह से कहीं विपक्ष साफ न हो जाए, एक विपक्ष के प्रति सहानुभूति की भी एक मेरा छोटा सा सवाल है आपसे। बीजेपी का जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात कही जा रही है उसको अब अतिवाद की तरफ देख रहे हैं कि बिल्कुल बीजेपी अपने एजेंडे पे कायम है कि बिल्कुल, क्योंकि मोदी साहब ने थोड़ा क्लियर किया था अब की बार असेंबली इलेक्शन कर्नाटक में कि कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब है कि कांग्रेस के कल्चर से हमें मुक्त करना है। नहीं, वो जो जिस तरह से उसकी परिभाषा समय के हिसाब से और परिवर्तन के अनुसार बदल दी गई है, वर्तमान की स्थिति वो समय जो अगर देखा जाए तो जिससे कांग्रेस मुक्त की बात कर रहे थे वो सत्ता से मुक्त करने की बात हो रही थी, कांग्रेस संगठन को मुक्त करने की बात नहीं हो रही थी। अधिकांश राज्यों में कांग्रेस के गठबंधन की जो सरकारें थी उनको ध्यान में रखते हुए कि भाई ये सत्ता में हम आएंगे, और उस लहर के अंदर अगर बाई पूरे देश के अंदर या राज्यसभा के चुनाव वगैरह हो जाते तो निश्चित रूप से कांग्रेस की स्थिति बड़ी विचित्र होती। लेकिन अब चूंकि मतलब माहौल जिस तरह से बना, क्योंकि कुछ आधे परिणाम अगर कुछ गौर करें, जैसे गोवा का ले लें, आपका मेघालय का ले लें, और ये जो मणिपुर वगैरह के इनके जो है को छोड़ के नागालैंड में तो चूंकि बहुमत से आई, लेकिन बाकी जो है कुछ गठबंधन से, जैसे बिहार वाली भी है, वो गठबंधन के मतलब जिस तरह से जो बदलाव राजनीतिक बदलाव हुआ उसकी वजह से ये सत्ता में आई है। तो बाकी आगे पूरी तरह से कांग्रेस मुक्त हुई, क्योंकि कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी है और उसकी तो जड़ें आज तक भी है और वो मजबूत रहेगी। तो ये इरादा बिल्कुल किसी राजनीतिक दल को आप एकदम मुक्त ये कर देंगे, ये मतलब एक सिर्फ कल्पना कही जा सकती है या एक स्वप्न देखना है, हकीकत में नहीं है। रामलाल मीणा साहब हमारे साथ में है। मीणा साहब, बाई इलेक्शन के परिणाम काफी ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए भी एक राहत की खबर है कि प्रतिपक्ष की एकता की जो बात की जा रही है उस ओर थोड़ा सा इंगित हो रहा है। लेकिन आने वाले वक्त में क्या वास्तव में जीत है? कि देखिए, जीत के बहुत सारे कारण हो सकते हैं बाई इलेक्शन में, लोकल इश्यूज भी होते हैं, कई और भी मुद्दे होते हैं, या फिर इसको ये मान के चले हैं कि प्रतिपक्ष का जो एक एजेंडा है, चाहे बीजेपी का कांग्रेस मुक्त भारत हो, लेकिन मोदी साहब को सत्ता से बाहर करने का एक एकजुटता आप लोग दिखा रहे हैं, उसका असर है ये? देखिए, ये दोनों तरफ से देखा जा सकता है। इसको राजनीतिक दृष्टि से भी देखा जा सकता है और आम आवाम की तरफ से भी देखा जा सकता है। अब पॉलिटिशियंस का प्रभाव कम हो रहा है, जनता खुद समझ रही है हमें क्या करना है, वो अपने आप में ऐसा मानता हूं। क्योंकि आपने देखा होगा 1 रुपए किलो टमाटर बाजार में बिकता है और उसका 1 लाख रुपए किलो का अच्छा बार का बीज आता है। किसान परेशान है, पेट्रोलियम के दाम की बात नहीं करो, जिस तरह से कंपनीज को जिस तरह से बेनिफिट हो रहा है उसके पीछे क्या है? उसके पीछे प्राइवेट कंपनीज है। गवर्नमेंट की कंपनीज को फायदा इसलिए हो रहा है, प्राइवेट कंपनीज को जिंदा रखना है। तो पूंजीवादी व्यवस्था जो हिंदुस्तान में पनप रही है, और जिस प्रकार से बीजेपी ने 5 स्टार होटल टाइप अपना दफ्तर बनाया, ऐसा कोई नहीं बनाती, तो पूंजीवादी व्यवस्था दिख रही है। किसान की हालत खराब है, बेरोजगारी बढ़ रही है, आम जनता त्राही कर रही है। इसका भी परिणाम ये सही है कि विपक्ष के लोग इस बात को समझ चुके हैं कि हम एकजुट नहीं होंगे
तो ये जिस तरह से पैसे के आधारित राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह से आपका वो अभी आया भी है पेपर्स में भी, जिस प्रकार से मीडिया हाउसेस को अपने कब्जे में करने की बात की जा रही है, वो सारी बातें मिला करके आम जनता समझ चुकी है और उसका नतीजा सामने आता जा रहा है। धीरे धीरे और जल्दी सामने आएगा और हो सकता है अगले दिनों में जो कुछ रिजल्ट आए वो इससे भी अच्छे आए, बीजेपी के खिलाफ आए। जी मदन राठौड़ साहब हमारे साथ में। राठौड़ साहब, इस चुनाव परिणाम से बीजेपी को झटका लगा है ऐसे अवसर पे जब बीजेपी यानी कि केंद्र में सरकार 4 साल कंप्लीट कर चुकी है और इसी दरमियान बाई इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं 4 दिन बाद ही। तस्वीर कुछ अलग है। जब 16 मई 2014 में जो तस्वीर सामने आई थी उसमें से एक एक करके कई सीटें हम खोते जा रहे हैं, बीजेपी अपनी सीटें खोती जा रही है, तो एक इसे क्या माना जाए? मोदी साहब का असर कम हो रहा है, पब्लिक में वादे पूरे नहीं हो पा रहे बीजेपी के? देखिए, जो जनादेश मिला है उसको तो हम स्वीकार करते हैं और मैं सोचता हूं कि एक कांग्रेस के लिए अच्छी बात ये हो सकती है कि वो ईवीएम मशीन पर विश्वास करने लगे। मैं सोचता हूं कि ये उनको पुनर्विचार करना चाहिए कि अब तो उनको ईवीएम पर विश्वास होने लगेगा ना। गुजरात से आई थी ईवीएम। नहीं, कांग्रेस को नहीं है, किसी पार्टी को नहीं है। आप एक बात वो कर नहीं पाए, लोकसभा को दिया। अच्छा, तो मतलब गुजरात से आई, कर नहीं पाए आपका और हमारी सरकार ने गुजरात में आप दोनों जगह का रिजल्ट नहीं। रामनारायण जी साहब, आप बहुत संजीदे हैं। नहीं, वो नेता बहुत ईवीएम की बात आपके सामने रखूं तो विश्वास अब तो करो। मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूं। दूसरी बात यह है कि जो चुनाव हुए निश्चित रूप से हमारे लिए एक झटका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो भी उपचुनाव हुए हैं, चाहे राजस्थान के उपचुनाव हुए हो चाहे हिंदुस्तान के उपचुनाव हो, हमको संभलने का, पुनर्विचार करने का, सोचने का निश्चित रूप से एक अवसर मिला है और हम संभलेंगे, सोचेंगे और निश्चित रूप से फिर से वही स्थितियां हम प्राप्त करेंगे। जहां तक ये कि मोदी का जादू की बात करें तो मोदी जी का जादू कम नहीं हुआ है। ये बात सही है कि जो विपक्ष एकजुट हो गए, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती का कुंडा जोड़ा, ऐसे लोग इकट्ठे हो गए जिनकी नीतियां एक नहीं है, जो कभी साथ चल नहीं सकते, जिनके विचार एक नहीं है, जो कभी आपस में साथ में बैठ करके चर्चा नहीं कर सकते, एक दूसरे का मुंह देखना तक पसंद नहीं करते, लेकिन केवल चूंकि मोदी जी को रोकना है, मोदी जी के इस रथ को रोकना है, इस निमित्त वो सारे एकजुट हो गए, एक आयाम तक वो इकट्ठे हो गए। ये संभव है, लेकिन वो 4 कदम चल नहीं पाएंगे। वो बिखरा हुआ है जो अभी एकजुट दिख रहा है। आप जैसे चाहे कर्नाटक ले लीजिए, चाहे और कोई भी ले लीजिए, मैं सोचता हूं कि रामनारायण जी बहुत खुश हैं। एक भी सीट लोकसभा की वो नहीं जीत पाए, एक भी सीट वो अपने पार्टी की ले नहीं पाए, फिर भी पता नहीं क्यों खुश है। हम तो देखिए, जैसे 4 लोकसभा के उपचुनाव हुए, उसमें से 2 पर हम जीते। इसी प्रकार से ये जो कांग्रेस ने जो विधानसभा की कुछ सीटें जीती है, तो जो पहले से कांग्रेस के पास में थी और कांग्रेस के पास ही थी, चाहे ये महाराष्ट्र की लो तो वहां पहले कांग्रेस की थी जो कोलेगांव की है, और वो जो दूसरी पंजाब की सीट है वो भी कांग्रेस के पास में थी। ठीक है, वहां आपकी सरकार है और कांग्रेस के पास में थी और विधानसभा में आप कांग्रेस वहां जीत करके आगे, तो ये संभव है, ये जनादेश है, ये हमको विचार करना चाहिए। हम फिर से संभलेंगे, सोचेंगे, सुदृढ़ तरीके से अपनी पार्टी को फिर से मजबूती देंगे। दूसरा मैं एक बात और बताना चाहूंगा साहब, जैसे पेट्रोल के भाव, ये सारी दुनिया, सारा हिंदुस्तान जानता है, आम नागरिक जानता है कि पेट्रोल एक अलग संस्था है, वो सरकार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, अंकुश नहीं है, वो किस प्रकार से उस मैं आपकी बात से सहमत हूं। बिल्कुल, आप लोगों ने, आपने नहीं, जब कांग्रेस थी तभी से डिकंट्रोल कर दिया गया था पेट्रोलियम। तो सुप्रीम कोर्ट एक सेकंड रामनारायण जी, एक सेकंड। लेकिन यहां एक बड़ी बात यह है कि पिछले दिनों जब कर्नाटक में चुनाव थे, उस दौरान फ्यूल रेट्स को एकदम स्टॉप कर दिया गया था कि, तो यहां आकर के ये बात सामने आती है कि जब अवसर मिले सरकार को मेंटेन करने का, पब्लिक में एक मैसेज देने का, तो उन फ्यूल रेट्स को आप बंद कर दीजिए, और जब लगे कि बिल्कुल अब चुनाव हो चुके हैं तो अब अपनी आजादी दे देते हैं, ये बात कैसे गले उतरेगी पब्लिक? मैं एक बात बताऊं साहब इसमें, देखिए, जिस समय यूपीए की सरकार थी तब उन्होंने इन कंपनियों से और बहुत बड़ा उधार चढ़ाया हुआ था, उन कंपनियों का उधार था हम पर, और इस समय एक विवेचना चल रही थी, एक विचार चल रहा था कि कैसे उनकी पुनर्भरण किया जाए।
तो ये एक विवेचना का समय था और योगायोग ऐसा था उस समय कर्नाटक के चुनाव थे, उसके तुरंत बाद में उसमें छूट। मदन जी देखिए, ये बात सबको मालूम है कि पेट्रोलियम कंपनियां हिंदुस्तान में कभी घाटे में नहीं रही। उनका जो मुनाफा है उसमें अगर कमी हो सकती है, लेकिन कभी घाटे में पेट्रोलियम कंपनियां हमारे यहां पे कभी रही नहीं है, क्योंकि उनका तो मुनाफा है। आज भी अगर आप बात करें, बैंक चाहे कई बैंक आउट हो रहे हो मनी से, लेकिन पेट्रोलियम कंपनियों का तो जबरदस्त तरीके से, कल ही आंकड़े थे। अब कैसे ये कह सकते हैं कि लगातार ये तो बिल्कुल कभी कभी घाटा नहीं रहा, चाहे इनका वक्त रहा हो चाहे आपका रहा, मुनाफे में कभी होती है बस उनके। मैं ये देनदारियों की बात कर रहा था, वो ड्यूज था, ओवर ड्यूज था जो हम पर हमसे वो मांगती थी कंपनियां। वहां क्रूड ऑयल में या वहां पर वो जो कंपनियां, जो ऑयल निर्माता कंपनी है जहां उत्पादन करती है, वहां पर वो हमसे पैसा मांगते थे, उनकी पूर्ति करनी थी। उसकी पूर्ति करने के लिए और निश्चित रूप से एक कंपनियों को इस प्रकार मैं चलिए लौटूंगा आपके पास में, लौटूंगा मैं वापस महेश जी के पास में जाना चाहूंगा। महेश जी, ये पूरा अगर चुनाव देखें, अपने अपने समीकरण हैं, अपने अपनी बातें हैं। दो चीजें अक्सर देखा करता था मैं पिछले कुछ समय से, जो चुनाव हैं बाई इलेक्शन, उसमें मैं देख रहा हूं मृगांका सिंह जो अभी चुनाव लड़ी हैं उत्तर प्रदेश से, ये चुनाव लूज कर चुके हैं, अपने पिता की जगह चुनाव लड़ा उन्होंने जी। दूसरी बात अगर करें तो राजस्थान के अजमेर की, जहां पे चुनाव हुआ बाई इलेक्शन, और वहां पे भी भाजपा के जो प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रहे थे, उनके पुत्र को टिकट दिया गया। तो यहां जो वो वाली लहर तो अब नहीं बची है हिंदुस्तान में कि आप सिंपैथी गेन कर सके, सहानुभूति वाला। देखिए, हार जीत किसी की हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक परंपराएं जो हैं वो टूट रही हैं। और एक परंपरा तो नहीं कह सकता मैं, कि ये कह सकता हूं कि एक मिथक टूट रहा है जो हम सोच के चलते हैं कि बिल्कुल एक बेटे को अगर आप टिकट देंगे तो उसकी सिंपैथी गेन कर लेंगे। मुझे लगता है कि ये खारिज कर रही है पब्लिक इसे। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो दो उदाहरण आपने जो बताए वो सीधे रूप में कि भाई दूसरे को कहीं राजनीतिक दल में मौका नहीं मिल पाता, राजनीति करने का मौका नहीं मिलता। और एक ये वंशवाद वाली जो बीजेपी जो वंशवादी परंपरा जो विरोध कर रही थी, हाँ बीजेपी ने कहीं ना कहीं उसको खासा। दूसरा यहाँ पे एक बात और कहनी पड़ेगी कि बिहार की जो सीट है, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू गठबंधन से कैंडिडेट वहां खड़ा किया और 41,000 वोट से आरजेडी का कैंडिडेट जीता है। लालू इस वक्त बाहर हैं, मतलब आउट है बिहार से, वो जेल के में है और इस वक्त अपना इलाज करा रहे हैं। तेजस्वी ने पूरी कमान संभाली है। यहां बीजेपी के लिए एक बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार जहां से अच्छी खासी सीटें बीजेपी को मिली और 2014 में सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाई थी। ये चुनाव परिणाम, क्योंकि अखिलेश की जो मैच्योरिटी अब इस वक्त दिखाई दे रही है, चाहे गोरखपुर की बात करें, चाहे फूलपुर की बात करें या फिर कैराना की बात करें, क्योंकि कैराना इस वजह से महत्वपूर्ण है कि यही कैराना है जो लोक विधानसभा चुनाव के दरमियान जहां से हिंदुत्व का मुद्दा निकला था और आपको ध्यान होगा कि काफी वहां पे स्थितियां बिगड़ गई थी। तो वापस से कैराना, क्योंकि मुस्लिम कैंडिडेट को भी प्रतिपक्ष ने टिकट दिया, मृगांका सिंह सामने भी रही, लेकिन कार्ड चल नहीं पाया। हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो भी हर अवसर पर नहीं बुनाया जा सकता, ये कह सकते हैं। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, वो मुद्दा नहीं, क्योंकि देखिए जिन्ना का जिन्न बाहर आया, आपको ध्यान होगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद गन्ना किसानों की जो प्रॉब्लम थी वो आज भी मुंह बाहे खड़ी हुई है। गन्ना किसान तो ये कह सकते हैं कि जिन्ना पर गन्ना भारी पड़ा। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गन्ना वो भारी पड़ा। और दूसरा ये, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी आ गया। आप ये सिर्फ इसी के गन्ने की बात कर रहे हैं, उससे पहले आप ये देख लो गोरखपुर में क्या हुआ था। गोरखपुर में जो कि एक गढ़ माना जाता था बीजेपी का, और वहां पे कोई मतलब इतना दबदबा मुख्यमंत्री का खुद का क्षेत्र, वहां पे ये हार हुई है। तो इसमें स्ट्रेटेजी ये देखी गई है कि जैसे जो पहले 2014 के जो परिणाम आए थे उसमें प्रतिशत के हिसाब से देखा गया है इस बात को, और उसके बाद में जो विधानसभा के चुनाव हुए उनमें सबको ये देखा गया कि एक ही फैक्टर सामने आ रहा था कि सब दल अगर मैदान में है तो भाजपा बाजी मार जाती है, और भाजपा जो बाजी मारती है तो वो एक हिंदुत्व का एक आड़ लेती है, ध्रुवीकरण करती है हिंदू वोटों को। तो ये एक कंसेप्ट बन गया था। तो इसके विरुद्ध इन्होंने जो ये देखा कि अगर हम सब मिलके भाजपा को अगर इसका विजयी रथ को अगर रोकना है या कांग्रेस मुक्त भारत को जो उनका जो नारा है उसको अगर फेल करना है, तो इसमें है कि सभी दल इकट्ठे हों। ये उसी तरह का जो गठबंधन है
1977 इमरजेंसी के बाद में या गठबंधन की आप बात कर रहे हैं। गठबंधन शिवसेना ने साफ रूप से खारिज कर दिया है और शिवसेना ने चुनाव लड़ा है। 29,000 से शिवसेना पालघर से हारी है, नंबर 2 पे रही है। उन्होंने ईवीएम और इलेक्शन कमीशन पे आरोप भी लगाए हैं। अभी मैं शिवसेना प्रमुख का जो मीडिया को ब्रीफिंग कर रहे थे वो सुन भी रहा था। या बिहार में भी गठबंधन की बात करें तो नीतीश कुमार की ओर से संकेत दिए जा चुके हैं 2-3 मामलों के अंदर। तो आने वाले दिनों में ये तो बात तय मान के चलना चाहिए कि एनडीए में भी एक जो दरार की स्थिति बन सकती है, उसका सामना मोदी अमित शाह को करना पड़ सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं। आप देख लीजिएगा जो आंध्र प्रदेश वाला वो तेलुगु देशम अलग हो गई है, उसी तरह से एक दो और जो दल हैं वो विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर के, और यही मांग बिहार के अंदर भी होती है। तो कहीं ना कहीं वो हिंट ऐसा है कि मैं जो है 2019 का जो चुनाव है वो जो क्या है कि फिर से मोदी सरकार की जो उम्मीद बता रहे हैं, तो वो बने या कैसे बने, लेकिन हाँ उसको रोकने के लिए गठबंधन ने ये तय कर लिया कि स्ट्रेटेजी बना ली है कि सब मिलकर के, और एक ये है कि भाजपा और वर्सेज गैर भाजपा का अगला चुनाव ये तय माना जाना चाहिए। और इसमें कौन किसके साथ में जाएगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि शिवसेना आंख दिखा चुकी है भाजपा को महाराष्ट्र में। उधर अकाली हैं वो पशुपेश की स्थिति में पड़े हुए हैं। बात अगर बिहार की करें तो नीतीश कुमार के बयानों में थोड़ी सी कहीं ना कहीं कोई दर्द झलक रहा है। अब एक बार फिर मैं चलूंगा रामनारायण मीणा साहब के पास। मीणा साहब, आपके सामने बड़ी चुनौती है। बेशक ये चुनाव जीतने से एक राहत की खबर आप लोगों के लिए हो सकती है कि पंजाब के अंदर बाई इलेक्शन आप लोगों ने विधानसभा का जीता। और कैराना की भी बात करें तो कैराना समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आरएलडी, कांग्रेस सबका एक गठबंधन करके इन लोगों ने चुनाव लड़ा। ये एक राहत की खबर हो सकती है। कर्नाटक में विधानसभा की सीट जीतने से कांग्रेस को एक राहत की खबर इस नाते हो सकती है कि लगातार जो चुनाव हारने की खबरें, कर्नाटक सरकार निकल गई हाथ से, तो उसके बाद अगर ये कुछ आता है स्थितियां, तो मुझे लगता है कि राहत की खबर कांग्रेस के लिए होती है। लेकिन आपके सामने बड़ी चुनौती है कि प्रतिपक्ष को जोड़े कैसे रख पाओगे, सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं। मैं सबसे पहले तो मानने का एक थोड़ा स्पष्टीकरण चाहूंगा। भारत का संविधान ही नहीं कहता, ये सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, पार्लियामेंट सर्वोपरि है। तेल कंपनियों की मैं उस भाषा में तो बात नहीं करूंगा, लेकिन औकात कुछ नहीं है जिस तरह की भाषा बोली जाती है। राष्ट्रपति भी किसी बिल पे दस्तखत नहीं करता, कानून पे नहीं करता, तो पार्लियामेंट का संयुक्त अधिवेशन है। इसलिए इस तरह से कहकर के हम आम जनता की दुख दर्द तकलीफ से अपना मुंह नहीं मोड़ सकते। इस तरह की सरकार जो कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर 269% सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है जो पूंजीपति हिंदुस्तान का, उसकी पूंजी कैसे बढ़ जाती है? गरीब को आत्महत्या क्यों करना पड़ता? ये बहुत सी बात है। इसलिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, देश के हालात जो भी हैं ये कहीं देश को बर्बाद नहीं कर दे। ये अब स्थितियां ये बन गई। मैं बर्बाद के संकेत मैं नहीं दे रहा हूं। नहीं, मैं कर रहा हूं, मैं अर्ज कर रहा हूं, बिल्कुल साफ अर्ज कर रहा हूं कि देश को कहीं बर्बाद नहीं कर दे। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह के डिसीजन आ रहे, जिस तरह का दबाव हो रहा है, मैं आपको साफ करना चाहता हूं। मैं ये कानूनी बातें भी मैं समझता हूं थोड़ी सी, लेकिन मैं इतना कह रहा हूं कि विपक्ष जो है वो एकजुट लगना चाहिए आम जनता को, क्योंकि आम जनता की स्थितियां बड़ी विकट हो गई है। आज आप बिल्कुल सही कह रहे थे चंद्रबाबू नायडू के लिए। चंद्रबाबू नायडू ने तो यहां तक कहा है कि हम टैक्स क्यों दें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जिस तरह की तानाशाही की स्थितियां बनी है। लालू के साथ जो ज्यादती की गई, तो बीजेपी के एक ने मैं 100 की लिस्ट अभी बेटा बेटा गिना सकता हूं, एक के खिलाफ केस रजिस्टर नहीं हो रहा है। आप जिस तरह से एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहे हो, जिससे सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हो। चलिए, ये आरोप सभी सरकारों पे लगता है कि जब केंद्र में सरकार होती है तो एक दूसरे को आप लोग जानते हैं कि किस तरह से इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को हम किस तरह से यूज करते हैं। चलिए, मैं आखिरी सवाल है मेरा मदन राठौड़ साहब से। मैं मदन जी आपके पास में जाना चाहूंगा कि चैलेंज है बीजेपी के सामने 2019 और 2019 से पहले 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव है जहां भाजपा है। अभी स्थितियां जो निकल करके आ रही हैं, जहां पे जिस पार्टी की सरकार है उसे जनता साइडलाइन करती जा रही है। अब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में क्या रहेगा ये भविष्य तय करेगा, लेकिन यहां मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए इस चुनाव में अलार्मिंग पोजीशन है। आप लोगों के लिए एक सचेत करने वाला एक अलार्म बजा है, जो मुझे लगता है इस पर विचार करना चाहिए। निश्चित रूप से विचार तो निश्चित रूप से हम कर ही रहे हैं। जब से हमने राजस्थान में उपचुनाव हारे हैं 3, 2 लोकसभा और 1 विधानसभा, उसके बाद में हमने अपना संगठन को सुदृढ़ करने का काम शुरू कर दिया और हम कर रहे हैं।
निश्चित रूप से अलार्मिंग तो है ही है। देश के बारे में भी हम सोचेंगे कि ये किस प्रकार से बेमेल गठजोड़ होकर के और चुनौती देने की स्थिति में आए हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है। हम उसको अपने तरीके से जनता के बीच में ये भ्रम पैदा नहीं कर सके, किसी भी प्रकार का भ्रम का वातावरण नहीं कर सके, भ्रमित नहीं हो जनता। हम जनता को जागरूक करेंगे, हम जनता को सावधान करेंगे। हमने सेवाएं की है, हमने काम किए हैं। ये भले आरोप प्रत्यारोप लगा दे कि एजेंसीज का दुरुपयोग करे, भाई आपकी आदतें हमें आई नहीं है, हम ऐसे काम करते नहीं है, हम अच्छे काम करते हैं, सही काम करते हैं। और कल तक जो लालू चारा घोटाला का था, आज आपके लिए सगा हो गया और आज आप कह रहे हो उसके साथ अन्याय हो रहा है। अरे कोर्ट कर रही है भाई, हम नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने सजा दी है, हमने नहीं दी है। आप कैसी बात करते हो? एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट की प्रशंसा करते हो, दूसरी तरफ आप जिसका आज हाथ थामे हुए और वो जेल में जाता है, आपके चिदम्बरम को यदि आप क्या क्या किस किस की बात करोगे? चिदम्बरम का लड़का कहाँ है? चिदम्बरम खुद कहाँ है? कैसे कैसे बयान देते जा रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आया। किस मुंह से आप बात कर रहे हैं भाई साहब? थोड़ा विचार। चलो, लेकिन यहाँ मदन जी देखिए समय कम है, लेकिन यहाँ पे हिंदुत्व का मुद्दा है वो सिरे नहीं चढ़ पाया, क्योंकि जिन्ना की बात की गई थी, अचानक जिन्ना के समाचार खत्म हो गए। तो ये कुछ पब्लिक में ऐसा लगता है कि अवसर को बुनाने के लिए बीजेपी ये सगुफे छोड़ती है। एक चर्चा थी आज भी इस तरह से। नहीं, भले ही चर्चा करो साहब, हम सबका साथ सबका विकास इस आधार पर चलते हैं। हमने सड़क बनाई, पानी की व्यवस्था करी, बिजली दी तो सबको दी है, कोई छांट करके हिंदुओं को केवल नहीं दी है। हम सबके लिए करते हैं, विकास सबके लिए होता है, कोई एक वर्ग विशेष के लिए विकास नहीं होता। हमने तुष्टीकरण नहीं अपनाया, हमने सबको एक व्यवस्थाएं देने की कोशिश की। इसलिए अब ये जिनका स्वभाव जैसा है वो हर कोई के बारे में। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, आज थोड़ा समय का अभाव है, मुद्दा काफी गंभीर है और राजनीतिक दलों के लिए चुनौती हर वक्त रहती है, लेकिन इन चुनावों में बीजेपी को काफी झटका कहा जा सकता है। या प्लस की अगर बात करें तो लालू यादव के लिए काफी इस चुनाव में राहत की खबर यूं हो सकती है कि बिहार के अंदर उन्हें बड़े एक अच्छे अंतर से जेडीयू को हराने का अवसर मिला है। अखिलेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो स्ट्रेटेजी वो बना रहे थे उसमें काफी कारगर साबित हो रहे हैं। ये प्रतिपक्ष के लिए एक मजबूत कड़ी हो सकती है। टीएमसी अपने धार को नहीं खो पा रही है। इसी तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करें तो वो भी अपनी मजबूती के साथ में पंजाब में अपनी लाज बचाने में कामयाब हुए हैं। खैर चलिए, शिवसेना लेकिन अभी पूरी तरह से भाजपा के खिलाफ खड़ी होती दिखाई दे रही है। चुनाव परिणाम आपके सामने है और चुनाव को लेकर के हर राजनीतिक दल अपने नजरिए से उसे देख रहा है, अपनी कड़ियां सेट करने की कोशिश कर रहा है, उसकी समीक्षा कर रहा है और भविष्य की चुनौतियों को कैसे साधा जाए उस पर भी विचार कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में से आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।